दोस्तों ये पर्टिकुलर जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, ये इस सीरीज़ की छठी वीडियो है। इसमें जो टोटल मिलाकर 5 वीडियो हैं अब तक जो अपलोड कर चुका हूँ, उन 5 में से एक वीडियो ऐसी है जो कि लगभग फुल लेंथ है, 2 घंटे से ऊपर की, और बाकी की जो वीडियो हैं वो लगभग पौने पौने घंटे की वीडियो आप लोगों को दिखाई देगी, यानी कि लगभग 40 से 45 मिनट की। आज छठी हो जाएगी, आगे चल के 10वीं भी हो जाएगी, 20वीं भी होगी, ऐसे नंबर बढ़ता रहेगा। पर लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा अगर आप लोग प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और इनका रिवीजन नहीं कर रहे हो। एक बच्चे ने बोला कि सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, पता होता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, पर लेकिन आप एग्जाम में जब बैठता हूँ या फिर कोई टेस्ट देता हूँ तो उसमें सही आंसर नहीं लगा पाता हूँ। देखिए, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में हो रही है ना, इसका मतलब है लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि उस चीज़ को लेकर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की है। आप लोग उस चीज़ पर आकर अटक जा रहे हो अगर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने चीज़ों को ढंग से रिवाइज ही नहीं किया है, तो तभी तो आप लोग इस तरीके से अटकोगे। तो अगर ये ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को अपना टाइम जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए। अगर उसको टाइम देना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ आप लोगों के लिए आसान लगने लगती है। कौन सी चीज़ हम लोग को टफ लगती है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको उठाते आप लोगों का सर कटता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको उठाने के नाम पर आप लोग पीछे भागते हो, वही चीज़ आप लोगों के लिए भारी होती चली जाती है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करो, उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करो, और आप लोग कुछ ही टाइम में आप लोगों को उससे प्यार होने लगेगा। आप लोग उसके क्वेश्चन, उसका जो टॉपिक, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सामने थ्योरी या कुछ भी लिखने के लिए जो भी आया करेगा, तो आप लोगों के पास में कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ ना कुछ फोल्डर हुआ करेगा लिखने के लिए। तो इसलिए हमेशा अगर कोई चीज़ कमज़ोर है तो उसके ऊपर काम करो। बिल्कुल ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, जब बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो कई सारे लोग जो हैं वो बेसिकली बाइसेप्स के बेसिकली जो है ना एक तरीके से पूरे सेट मार रहे हैं, कोई थाइस के कर रहे हैं, कोई ट्राइसेप्स के कर रहे हैं, कोई चेस्ट के कर रहे हैं, कोई शोल्डर का कर रहे हैं। तो जिस चीज़ पर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जिम में जाकर ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दे तो वही पोर्सन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिसमें टाइम नहीं दे तो आप लोगों को लगता है यार इसको करने के बाद में तो बस दिमाग खराब होता है, आप लोग उससे दूर भागते हो। और उसकी जगह पे पता चला आज जो थे थाइस के सेट थे और आप लोगों ने आज फिर जो है बाइसेप्स के मार के चले आए, ठीक है। तो थाइस जो है वो उसी पैटर्न में रहना स्टार्ट हो जाएंगे और बाइसेप्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही पैटर्न है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, और ये चीज़ें आप लोग कब समझोगे, जब आप लोग के सामने टेस्ट आता है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते हो। तो कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें आप लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग प्रॉपर वे में सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने आप को एनालाइज करना है। ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये एक तरीके से आप लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं कि हाँ भाई साहब ये तेरा एरिया वीक चल रहा है, इसमें फोकस कर ले वरना ना वाट लग जानी है। ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उस चीज़ को उसी तरीके से टाइम देना स्टार्ट कर दो और फिर चीज़ें जो है आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आया समझ में? तो ये 6 नंबर का टेस्ट है आज। देखता हूँ कौन कौन कितने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसका आंसर बाद में देखना है। जब आप लोग जो है उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत सही बात है, क्यों? क्योंकि यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में अब गलत नहीं होगा। दूसरा, अगर सही हो गया तो और अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसे एक तरीके से ऐसा सोच सकते हैं कि आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। वीडियो जब खत्म हो जाए तो ये देखना कि टोटल मार्क्स कितना है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हुए चलिए, और हर एक एग्जाम में ये फायदा पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर बोलते थे हो कि सर ये तो इतने लेंदी क्वेश्चन है यूपीएससी के। आप लोग लेंदी क्वेश्चन को देख रहे हो, आप लोग ये देखो ना कि उसमें सारा पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो जा रहा है, ठीक है। यूपीएससी के लेवल के इसलिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि दूसरे एग्जाम की जिसकी भी तैयारी करो आप लोग आराम से आप लोग जो है वहाँ पे मार्क्स लेकर आओगे। तो अपनी स्टडी का थोड़ा लेवल बढ़ाओ, ठीक है, उससे आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आप लोगों के जो कॉम्पिटिटर हैं आसपास में, वो आप लोगों से पीछे होने स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओगे अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में जाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है। स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा यूपीएससी निकालते हैं अपना स्टेट पीसीएस भी निकाल देते हैं आराम से, जबकि उन्होंने ज़्यादा स्टेट पीसीएस पर फोकस भी नहीं दिया होता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझोगे तो आप लोगों की पढ़ाई आप लोगों को आसान लगने लगेगी, ठीक है। आई होप कि सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर बताऊंगा। पर पहले जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है पॉज कर खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आंसर देखना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको आप लोग बोलते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आप लोगों ने देखा होगा, एक देश में हमारे देश की कप सिरप जो है वो जाती थी और वहाँ पर कई सारे बच्चों की डेथ हो गई। तो भाई साहब WHO आया, उसने तुरंत यहाँ पर बोला, मतलब पब्लिकली उसको अनाउंस कर दिया कि इंडिया की दवाइयाँ जो हैं इस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं।
तो उसकी वजह से भी न्यूज़ में था, और वैसे कोविड-19 और इबोला पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, उन सब की वजह से ये न्यूज़ में रहता ही है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है, और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। बात की जा रही है कि यहाँ पर WHO के बारे में, इट इज़ ए पार्ट ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, यानी कि ये जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का जो बेसिकली सतत विकास समूह है उसका ये एक हिस्सा है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर WHO की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेम डे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन यहाँ पर WHO को स्टेब्लिश किया गया था। और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ऑल 3, और डी में बोला गया यहाँ पर नन ऑफ द अबोव। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखता है वीडियो को पॉज कर आप लोगों को उसको अटेम्प्ट कर लेना है और फिर आंसर देखना है। तो कौन सी यहाँ पर सही है, ए बी सी एफ डी, तो आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। सही आंसर है यहाँ पर सी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 7 अप्रैल को इसको स्टेब्लिश किया गया था, और 7 अप्रैल को ही हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और ये पार्ट है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। और इसी के साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये कि इसका हेडक्वार्टर टोटल मिला के वैसे तो आप लोगों को जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, पर जब इसके रीजनल हेडक्वार्टर के बारे में आप लोग बात करेंगे तो टोटल 6 हैं, और उसमें से एक हमारे देश के अंदर न्यू दिल्ली में भी आप लोगों को नजर आएगा, और ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का है। तो ये बेसिक चीज आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वैसे क्वेश्चन अगर पूछो तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि WHO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। एम्बियंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट या वर्ल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या है, अभी आप लोगों को बताया भी है। तो सही आंसर क्या है, सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइड से यहाँ पर ये बेसिकली टोकनाइजेशन के बारे में बात की थी। टोकनाइजेशन मतलब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब आप लोग दुकान पर जाते हैं तो कई बार पैसा देकर आप लोग टोकन ले लेते हैं और उस टोकन का इस्तेमाल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में। खासकर अगर आप लोग ऐसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर चाट पानी मिलता है तो गोलगप्पे का टोकन मिल गया, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को भुल्ला पापड़ी का टोकन मिल गया, वो सब चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली रुपये को रिप्लेस कर टोकन दिया जाता है और फिर उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर उस टोकन की वैल्यू जो रहती है कुछ रुपीज़ के इक्विवेलेंट यहाँ पर रख दी जाती है। ऐसे ही सोचो, आप लोग का जो कोई आप लोग कार्ड यूज़ करते हो, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ATM जो कार्ड होते हैं, अगर इसका डेटा किसी वेबसाइट पर आप लोग देते हो और पता चला वो वेबसाइट जो है वो किसी ने हैक कर ली, तो आपकी तो कोई गलती नहीं है, पर आप लोगों का सारा डेटा जो है उस हैकर के पास में चला गया। अब आप लोगों को बैंकिंग की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर हैकर के हाथ में है, तो उसका वो मिसयूज कर सकता है बड़ी ही आसानी से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि किसी भी पर्टिकुलर अगर मेंबर का आप लोग यहाँ पर डेटा सेव करना है तो उसको एक तरीके से रियल डेटा को आप लोग सेव नहीं करोगे, उस रियल डेटा को यहाँ पर टोकनाइजेशन में सेव किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से टोकनाइजेशन का सिस्टम बैंकों को इंप्लीमेंट करने की बात की गई ताकि डुप्लीकेट किया जा सके आप लोगों का जो पर्टिकुलर रियल डेटा है। यानी कि जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हैं कि एक इंसान के 2 नाम होते हैं, एक स्कूल में बुलाते हैं उसको कुछ और गांव में बुलाते हैं, यानी कि घर पर बुलाते हैं कुछ और। तो यहाँ पर बेसिकली जो स्कूल वाला नाम होता है वो रियरली आसपास वाले लोगों को पता होता है, घर पे गांव में, कि घर पे तो नाम काला है और स्कूल में नाम देखो तो वहाँ पर सत्येंद्र लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 2 डेटा हो जाएंगे आप लोगों के, जो अगर कल को उसकी वेबसाइट जिस पर वो डेटा सेव है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी उस पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों का रियल डेटा वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये है टोकनाइजेशन, और जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली काम भी किया था, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ट्रांजेक्शन इज कंसिडर सेफर, पहली स्टेटमेंट में, यानी कि जो लेन देन है वो सुरक्षित माना जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला है कि ये ट्रस्ट बनाएगा कस्टमर और बिजनेस, जो बिजनेस है उसके बीच में, यानी कि एक तरीके से ग्राहक और जो व्यवसाय है उसके बीच में एक ट्रस्ट यानी कि विश्वास बनाएगा, ठीक है।
इसी के साथ में रिड्यूस करेगा लेवल ऑफ रेड टेप फॉर द बिजनेसेस, यानी कि जो एक तरीके से जो लाल फीता साइज इसको बोलते हैं ना, कई बार कई सारे जो अधिकारी हैं उल्टी सीधी हरकतें करते हैं बीच में ना, आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से, जहां पर पहले टाइम पे ऐसा होता था कि एक तरीके से लाइसेंस लेने पड़ा करते थे कुछ किसी भी काम के लिए, तो उस टाइम पर जो बीच में ऑफिसर्स हुआ करते थे वो दबाकर अपना बेसिकली खाया करते थे अपने अच्छे लेवल पर, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती थी काफ़ी करप्शन की, उसके चलते बहुत सारे इशू निकल कर आते थे। करप्शन कभी ओनली पैसों का नहीं होता है, पैसों का तो होता ही है, इंसानों के माइंड भी करप्शन होते हैं। जब पावर आ जाती है ना हाथ में तो करप्ट माइंड हो जाता है इंसान का, तो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है अपनी पोस्ट को लेकर, तो भी एक करप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो करप्शन ओनली पैसों का ही नहीं होता है, ताकत का भी करप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये क्रिएट करेगा एक इकोसिस्टम ऑफ स्मूथर एंड सेफर पेमेंट सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ओनली 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है बताइए। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करो, आंसर देने के बाद में आंसर देखा करो, तभी इस वीडियो का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन आप लोग कर पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी है, सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बेनिफिट ये सारे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर एक एडवांस इनोवेशन सिस्टम यहाँ पर देखने को पेमेंट का मिल रहा है, जिसके चलते अब कल को यहाँ पर अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऐसी वेबसाइट, जोमेटो पर आप लोगों ने डेटा सेव कर रखा है, भाई साहब उनके वांदे लग जाएं, कुछ भी हो जाए, उनका सब कुछ चोरी हो जाए, पर आप लोगों के ऊपर कोई एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ आप लोगों का डेटा कहीं पर जा रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पर इसी चीज को बोला था कि जल्दी से जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है जब यहाँ पर ऐसे कोई चीजें निकल कर आती है, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट में भी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ऐसी कुछ बातें यहाँ पर बोली गई थी। तो जो भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उनका डेटा आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर अलग अलग वेबसाइट पर डला होता है, तो जरूरी है ऐसा कोई सिस्टम होना। और आप लोग भी एक थोड़ा सा सजेशन में देना चाहूंगा, हालांकि करोगे आप लोग वही जो आप लोगों का मन करता है। हमेशा एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप लोग ठीक ठीक पैसे रखे होते हैं, जिसमें आप लोग ना पता चला 100-200 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो वाला अकाउंट यूज नहीं करना है, हमेशा वो अकाउंट यूज करना है मैक्सिमम जिसमें आप लोग यहाँ पर 100-200 रुपए या फिर एक तरीके से 8-10 या 5-7 हज़ार रुपए पड़े हुए हैं, जिनको आप लोग पब्लिकली यूज कर सकते हो किसी भी वेबसाइट पर। यानी कि मेन अकाउंट कहीं भी आप लोग को अपना डेटा यूज नहीं करना, आप लोग 2 अकाउंट रखिए हमेशा। और एटीएम आप लोगों को वहीं पर ही अपना कार्ड यूज करना है, जो एटीएम बैंक की ब्रांच के पास में है, यानी कि बैंक की ब्रांच के बेसिकली प्रेमाइस में है, उस एरिया में है, ठीक है। उससे क्या रहेगा, उसमें आप लोगों को कम चांसेस रहेंगे वहां पर उसके साथ में कुछ गलत होने के, सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। जो इंडिविजुअल एटीएम होता है ना इधर उधर, वहां पे कई बार एटीएम का क्लोन बना लिया जाता है। ऐसे भी कई सारी वीडियोस आप लोगों ने वायरल होती हुई देखी होगी। यानी कि जो ऐसा दिमाग लगाते हैं वो अलग ही लेवल के प्राणी होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये बात खुद भी समझोगे और दूसरे के साथ भी शेयर करोगे, ओके। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कई बार मैप में आप लोगों से पूछा जाता है कि बाल्टिक स्टेट के बारे में कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो बाल्टिक स्टेट की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। एस्टोनिया बोला जाए, लिथुआनिया बोला गया है, लतविया और रूस। सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करता हुआ नजर आता है, उसको भी दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि 3 कंट्री ऊपर की देखने को मिलेगी, रसिया नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस्टोनिया, लिथुविया और लिथुआनिया, ठीक है। तो बाल्टिक सी है यहाँ पर, तो इसके साथ में कनेक्टेड यहाँ पर इनको बाल्टिक स्टेट बोला जाता है। तो अगर आप लोग सर्च करोगे कहीं पर भी जाकर, तो यहाँ पर ये बाल्टिक स्टेट की कैटेगरी में आती है, यानी कि यहाँ पर इनको बाल्टिक सी से कनेक्ट होने के नाते इनको बाल्टिक कंट्री बोला जाता है। और ये कंट्री आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, कि बाल्टिक कंट्री में। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पर्टिकुलर बाल्टिक कंट्री, तो इन्हीं को बोला जाता है, इन 3 कंट्री का नाम दिया जाता है। पर लेकिन अगर प्लस रिप्रेजेंटेटिव में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग देश भी आ जाते हैं, यानी कि 11 देश आ जाएंगे, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लिथुविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, पोलैंड, रसिया। पर नॉर्मली अगर बाल्टिक कंट्री के बारे में पूछे तो आप लोगों को ओनली 3 बोलना है। वैसे इधर आओगे तो आप लोगों को फिनलैंड भी देखने को मिलेगा, स्वीडन भी देखने को मिलेगा, रसिया देखने को मिलेगा, पोलैंड देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से आप लोगों को नहीं देखना है। नॉर्मल बाल्टिक कंट्री में 3 ही देश आएंगे जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है। अगर प्लस बोलने लगे, प्लस रिप्रेजेंटेटिव, तो तब आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ओनली 3 ही कंट्री यहाँ पर बाल्टिक स्टेट की कैटेगरी में आती है, ओके। तो ये कंफ्यूजन था जो कई सारे बच्चों ने पूछा भी था जब ये आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हो यार यहाँ पर, और इसकी वजह से पूरे यूरोप को पसीना आ रहा है।
क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे यूरोप में एनर्जी की खपत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है वहाँ पर। नॉर्थ पोल पर आप लोगों को यूरोप लगभग देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर गर्मियों में तो खासकर ठीक चलता है काम, पर सर्दियों में वहाँ पर अपने ऑफिस को गर्म रखना है, घरों को गर्म रखना है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा गैस की रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को हीट करने के लिए, एक तरीके से गर्म रखने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए। पर लेकिन जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में टांग लड़ी है तब से लेकर यूरोप की खस्ता हालत हो गई है, और उसके चलते अभी ये लग रहा है कि यूरोप जो है वो घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। और कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये भी बोल दिया कि भाई साहब इसके वजह से यहाँ पर यूरोप क्या पूरी दुनिया में रिसेशन भी आ सकता है, जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, मंदी आ सकती है। आईएमएफ के द्वारा बोला गया कि जैसी दुनिया की इकोनॉमी है उसमें इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ब्राइट स्टार नजर आ रहा है, एक चमकता हुआ तारा। तो हमारे देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी बोली जा रही हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले बात करते हैं, इसी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको बोलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये गैस पाइपलाइन है जो कि रसिया से बेसिकली जाती है यहाँ पर यूरोप के अंदर में। पर लेकिन फिलहाल ये गैस पाइपलाइन जो है वो अपना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की वजह से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम 2 डिस्पाइट बीइंग कंप्लीटेड, अच्छी बात यह कि कंप्लीट हो गई थी, पर ये अपना ऑपरेशनल काम नहीं कर पाई क्योंकि रसिया ने यहाँ से पुल आउट कर लिया। और यहाँ पर ये रसिया ने पुल आउट कर लिया आउट द प्रोजेक्ट आफ्टर रसिया इन्वेड यूक्रेन। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है कि रसिया जो है वो यहाँ पर मोर देन 1/3 ऑफ इट्स बजट रसिया के पास में जो आता है वो गैस और ऑयल को सेल करके आता है। यानी कि रसिया का जितना भी बजट है उसमें से 1/3 भाग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो गैस और तेल को बेचने के बाद में उसको मिलता है, जिससे फिर वो अपनी कंट्री की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर चलता है। और लास्ट फ्यू ईयर में यूरोप जो है वो रसिया के ऊपर काफी डिपेंडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि खुद का डोमेस्टिक गैस का प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होता जा रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर लोग खरीदने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कई सारे लोग ऐसे हैं खेतों में क्या करते हैं, जैसे कि उनको कुछ ऐसी क्रॉप उगानी है जो कि उनको बेचनी है, और खाने के लिए कुछ क्रॉप उगानी है तो उसको काफी कम पोर्शन में उगाएंगे, या फिर कई सारे ऐसे करते हैं कि खाने का जो है बाहर से खरीद लेंगे, अपना सारे खेतों में वो चीज उगा देते हैं जहां से पैसा है, तो उसको कमर्शियल क्रॉप बोलने लगते हैं। खासकर जब आप लोग को ऐसी खेती करो जिसमें आप लोग उसको मार्केट में बेचकर पैसा कमा सको, जिसमें गन्ना एक कमर्शियल क्रॉप में आप लोगों को देखने को मिलता है। गेहूं अगर आप लोग चावल लगा रहे हो बेचने के लिए तो कमर्शियल क्रॉप में आ जाएगा, पर लेकिन खुद के खाने के लिए तो नॉर्मल तरीके से आप लोग उसको कंज्यूम करोगे तो वो अपने लिए उगा रहे हो, तो फिर कमर्शियल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली बात करोगे तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो गैस वगैरह जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट है खासकर यूरोप के अंदर में, तो उसके चलते यहाँ पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैं तो ये बोलूंगा आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट? आंसर क्या है? आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट सही। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचो, जो रसिया जिसका खुद का बजट जो है वो 1/3 निकल कर आता है यहाँ पर, कहाँ से? वो 1/3 निकल कर आता है बेसिकली किससे? गैस से और ऑयल से। वो किसी पर्टिकुलर पाइपलाइन को कंप्लीट करने के पीछे लगा हुआ है, और फिर उसको छोड़कर चला जाएगा क्या? वो छोड़कर नहीं जाएगा, कोई और देश छोड़कर जाएगा, और वो देश था जर्मनी उसको छोड़कर चला गया। और उसमें बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर प्रेशर था यूक्रेन रसिया वॉर को लेकर, और यूएसए का भी काफी बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिला था। अभी फिलहाल यहाँ पर लगभग 40% के करीब बजट जो है वो यहाँ पर रसिया का आता है, तो रसिया कहाँ से यार इसको छोड़ के भागेगा? तो खुद सोचो आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए याद रखिएगा, जर्मनी के अंदर अभी इन्फ्लेशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने अपना खुद का बेल आउट पैकेज निकाला है, जिससे कि लोगों को सपोर्ट मिल सके, लोगों को सब्सिडी दी जा रही है जर्मनी के द्वारा। और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पता है, यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 मेंबर हुआ करते थे, पर लेकिन अभी फिलहाल रिसेंटली उसको ब्रिटेन यानी कि यूके ने उसको लतिया दिया, यानी कि वहां से बाहर निकल गया, और अब वो इंडिपेंडेंट अपनी जिंदगी आज़ादी से जी रहा है। पर लेकिन बाकी 27 मेंबर जो है उनको एक कॉमन मार्केट के हिसाब से चलना होता है, उसी के हिसाब से काम करना होता है। और फिलहाल जर्मनी ने जो बेल आउट पैकेज निकाला है अपने लोगों को राहत देने के लिए रसिया यूक्रेन की लड़ाई के बीच में, इससे ये लग गया कि आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन में दरारें पड़ सकती है। देखो, यूरोपियन यूनियन में से 2 देश अगर और बाहर निकल गए ना, एक है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस, तो भाई साहब यूरोपियन यूनियन के ना वांदे लग जाने हैं, क्योंकि यही 2 सबसे ज़्यादा ताकतवर देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इसको चलाते हुए नजर आते हैं। जब तक यूके था तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था, पर लेकिन अगर ये निकल गए तो ये समझो कि कोलैप्स हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, वो टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया जर्मनी ने, और उसको काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। दूसरी कंट्री जिनकी इतनी खस्ता हालत है कि उनकी औकात नहीं है कि अपने लोगों को सब्सिडी दे सके, उनकी जैसे तैसे दुनिया चल रही है, तो वो इसको लेकर काफ़ी परेशान भी हो गए। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इस चीज़ को लेकर।
तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर बी हो गया। ओके, मैं इसको बोलूँगा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर प्रोज और कॉन्स यानी कि फ़ायदे और नुकसान लिखने के लिए आ जाए तो ये क्वेश्चन पूरा प्रोज के ऊपर बना हुआ है कि ये फ़ायदे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट है आप लोग देख सकते हैं। बोला गया कि एक तरीके से यहाँ पर रेशनल डिसीजन मेकिंग यानी कि तर्कसंगत जो निर्णायक जो एक तरीके से मेकिंग निर्णायक यानी कि एक तरीके से निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इसी के साथ में यहाँ पर सेल्फलेस विद नो ब्रेक। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4 और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताइए ए बी सी एफ डी। देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को पहले बता दूं यहाँ पर देखिए, अगर कहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो मशीनें हैं वो इंसानों की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। मैं आप लोगों को हमेशा उदाहरण देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात आती है कि रोबोट मूवी देखो रजनीकांत की, तो वहाँ पर एक तरीके से रोबोट ने ही रोबोट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो इंसानों का जो यूज़ है वो काफ़ी कम होता वहाँ पर जा रहा है। तो कॉमन सेंस तो यहाँ पर ये होगा कि अगर इसको बात करें कि लीड टू एम्प्लॉयमेंट, तो नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी आ गई अगर, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी आ गई तो ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पर वो ड्राइवर लेस कार बनाई जा रही है अभी दुनिया में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम होगी। फैक्ट्री में यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री सारी ऑटोमेशन पर चल रही है। वो जो ऑटोमेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं। एक्यूरेसी बढ़ गई है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, लंबे समय तक लोग एक तरीके से मशीन काम कर पाती हैं लोगों की कंपेयर में। तो एक तरीके से यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे देख सकते हैं अगर लिखने के लिए आ जाए कि प्रोज और कॉन्स क्या है इसके, तो दोनों आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए यहाँ पर। ये देख लेना, आंसर सी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यहाँ पर इसका फायदा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे तो नेगेटिव है, बल्कि यहाँ पर जो एक शब्द दे दिया गया, तो क्वेश्चन अगर कोई पूछे यहाँ पर तो ये यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि गलत है सी, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। जो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन आगे भी बनते हुए नजर आएंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट या फिर अवार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि सेकंड आर्टिफिशियल समिट जो है वो अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई AICRA, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक एंड द ऑटोमेशन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि AICRA यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक एंड ऑटोमेशन जो है ये यहाँ पर एक सेटअप करती है स्टैंडर्ड इन द रोबोटिक्स एंड द ऑटोमेशन और एजुकेशन इंडस्ट्री। यानी कि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें रोबोट जो है वो यहाँ पर एज ए टीचर के तौर पर स्कूल में पढ़ा रही थी। ठीक है, तो वो एक टीचर ने ही रोबोट क्रिएट किया था। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। एम क्या है, रोड मैप डेवलप किया जा सके कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया सकता है, और यहाँ पर स्टार्टअप फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, उसमें भी काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। स्टार्टअप मतलब नए नए जो काम स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप हमारे देश में निकल कर आए, बहुत सारे यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। तो 100 से भी ज़्यादा अभी आप हमारे देश में यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो ये आगे संख्या बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आप लोग बोल सकते हो इंटरनेट और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो इसको अटेम्प्ट करो आप लोग अच्छे से। आंसर बताऊंगा, हालांकि ये फैक्चुअल है पर लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर है यहाँ पर सही इसका क्या, वो है बी। क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेकंड नहीं है, थर्ड समिट है। तो कई बार आप लोगों से स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट या अवार्ड जो है वो कौन से नंबर का था, तो ये तीसरे नंबर का था। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कराता है और ये काफ़ी फोकस रखता है इसका डिफेंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, मोबिलिटी, एजुकेशन। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा एम सीधा सीधा यही है यार, हमारे देश में एक अच्छा माहौल हम लोग बना सकें और अच्छे से लेकर हम लोग चीज़ों को आगे लेकर चल सकें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है यहाँ पर बुर्किना फासो। ये कंट्री रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और ये कंट्री के ऊपर आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन का आंसर देना है। बोला गया बुर्किना फासो के बारे में कि वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन पुअरेस्ट कंट्री है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर में गोल्ड और डायमंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, पर फिर भी ये गरीब है।
तो पहली स्टेटमेंट ये है, ये फॉर्मर डच कॉलोनी है, यानी कि जो डच हुआ करते थे उनकी कॉलोनी रह चुकी है। तीसरा बोला गया बुर्किना फासो जो है यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। ध्यान से देखना, यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, इन सही पूछा गया है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, नोट सही, ठीक है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबो। तो आंसर क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में अगर बात करें, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोई ना कोई कंट्री न्यूज़ में होती है तो उससे डायरेक्ट ना पूछ के आप लोगों से कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, बताओ ये कंट्री कैसी है, लैंडलॉक कंट्री है या फिर कैसी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में जब आप लोग जाओगे तो बोला गया कि ये वन ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन पुअरेस्ट कंट्री है, यहाँ पर गोल्ड और डायमंड काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि गोल्ड प्रोड्यूस होता है पर डायमंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इसके बारे में, अभी कंट्री के बारे में। पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फॉर्मर डच कॉलोनी बोला गया है, डच के द्वारा नहीं, डच नहीं, यहाँ पर ये फ्रांस की कॉलोनी है। पुराने टाइम पर फ्रांस के द्वारा यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाया जाता था। और ये एक लैंडलॉक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। लोकेशन एक बार आप लोग देख लो कि कहाँ पर है, आप लोग खुद समझ जाओगे। ये देखो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है ये कंट्री, तो इसीलिए इसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। कहीं पर भी यहाँ पर ये पानी के साथ में कनेक्ट नहीं है। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर कोई पूछ ले कि धरती पर एक कंट्री है जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन, यानी कि वहाँ पर सारे ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उनकी करप्शन के ऊपर पार्टी चलती है। तो यहाँ पर बेसिकली लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन अगर कोई पूछे कहाँ पर है तो वो बुर्किना फासो आप लोग याद रखेगा। ऑनेस्ट भी है, इतना सारा गोल्ड पाया जाता है, फिर भी अमीर नहीं है, कोई और निकाल के ले जाता है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, लगभग 1960 में यहाँ पर उनसे पीछा छुटा इनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अभी क्यों है ये न्यूज़ में वो भी आप लोगों को बता दूं, क्योंकि यहाँ पर अभी तख्ता पलट हुआ था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आर्मी जो है वो उनको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो काम नहीं कर रही है ढंग से, वो उनको उठाकर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। अभी खुद म्यांमार में देख सकते हैं, पड़ोसी देश, तो सेम सिचुएशन कई सारी कंट्री में रहती है। यहाँ पर पाकिस्तान पड़ोसी देश में तो आर्मी पूरा सरकार चलाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया, यानी कि लास्ट वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों की दोनों यहाँ पर गलत है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। शुगर कैन यानी कि गन्ना, उसके बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और अगर आप लोग किसान परिवार से आते हैं तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें तो आप लोगों से इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बोला गया कि शुगर कैन जो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए, यानी कि गर्म और इसी के साथ में यहाँ पर आर्द्र, यानी कि जहाँ पर बारिश भी होती हो, ऐसा टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर, और जो एक तरीके से कंज्यूमर ऑफ द शुगर कैन आफ्टर ब्राजील। महाराष्ट्र जो है टॉप है शुगर कैन प्रोडक्शन में स्टेट अगर देखेंगे तो। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 1, 2 बोला गया ए में, बी में 2, 3 बोला गया, सी में 1, 3 बोला गया, और डी में ऑल ऑफ द अबो। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करो, आंसर दे दिया करो, इससे आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पर आंसर, करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के टाइम पे, क्योंकि हमारा देश में अगर बात करें तो खासकर अगर बात करें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है फिलहाल के टाइम पर। तो खासकर जब से हम लोगों ने काम किया है इसके ऊपर और करना, अल्कोहल वगैरह तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलकर और भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना है, जैसे गुड़ बनाना, ये खंडसिरी तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आगे चलने वाले टाइम में हमारी कंट्री में इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ रही है। तो टेम्परेचर इतना है यहाँ पर, लगभग 27 से 27-8 के करीब चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो यहाँ पर होता है महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है आज के डेट में, कंफ्यूज मत हो जाना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर सी हो गया, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और यहाँ से यूपीएससी ऑलरेडी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ चुकी है। बात की जा रही है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में। सॉरी, जब आप लोग नॉर्मली दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर एमएसपी रहता है, पर लेकिन जब गन्ने के बारे में बात करते हैं तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बोला गया कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो बेस्ड है ऑन द रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बेस पर, ठीक है, रंगराजन कमेटी, ठीक है। दूसरा बोला गया कि शुगर कैन प्राइस जो है वो रिकमेंड किया जाता है यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और अनाउंस किया जाता है यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर जो कमिटी ऑन, जो यहाँ पर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा चेयर की जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव सही है।
तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। देखिए गन्ने के बारे में क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोग ये बताइए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बी। रीजन क्या है, ये रंगराजन कमेटी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया था यार ऐसा कुछ जुगाड़ होना चाहिए कि गन्ने का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस लेकर आएंगे। मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक प्राइस डिसाइड कर देगी जिसको फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आप लोग बोलोगे, फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ पैसा ऐड कर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर 250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र वो बोली 250 में उन्होंने 50 रुपये और ऐड कर दिए, यानी कि हम लोग 300 रुपये पर क्विंटल देंगे अपने राज्य के अंदर में। यूपी जो है उसने यहाँ पर इसमें यहाँ पर 100 रुपये ऐड कर दिए, ठीक है, जो पर्टिकुलर 250 था, तो यहाँ पर इनका 350 हो गया। स्टेट एडवाइस प्राइस हो गया अभी यहाँ पर ये, यानी कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो प्राइस रहेगा या तो उतना ही रहेगा जिसने सेंटर ने डिसाइड किया है, या फिर एक्स्ट्रा जो भी आएगा वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के खाते से निकल कर आएगा, और वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस रहता है ये बेसिकली कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है वो इसको रिकमेंड करता है, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है वो इसको अनाउंस करती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं। यानी कि गन्ने का प्राइस कैसा रहना है देश में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में रहता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर बोला गया कि प्राइस रिकमेंड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, नहीं इसके द्वारा नहीं, इसके ओवर तो फाइनल डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। जो अनाउंस किया जाता है यहाँ पर उसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, जबकि रिकमेंड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये उल्टी स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर, यानी कि जो रिकमेंड करता है वो उसको बता दिया, वो अनाउंस करता है, जो अनाउंस करता है उसको बोलते हैं रिकमेंड करता है। ऐसी स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी आप लोगों से पूछ लेती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, वो बी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी वल्चर, जिसको हिंदी में आप लोग गिद्ध बोलते हो, वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अभी से लगभग अगर बात करोगे 8-10 साल पहले बहुत ही लार्ज स्केल पर अच्छे खासे गिद्ध देखने को मिल जाते थे, पर प्रेजेंट टाइम पर इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। बोला गया कि जो इनकी संख्या यहाँ पर भी जो घटती जा रही है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो किसको बोलते हैं डाइक्लोफिनेक, ठीक है। तो ये पॉइजन का काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ किया जाता है मेडिसिन के तौर पर लाइव स्टॉक यानी कि एनिमल्स को देने के लिए, और जब वो एनिमल्स मर जाते हैं और उनको जब यहाँ पर वल्चर खाते हैं तो उनके लिए पॉइजन यानी कि जहर का काम यहाँ पर ये कर रहा था, ठीक है। इसकी वजह से इनकी संख्या जो है वो खत्म होती है नजर आई। लॉस नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटी। तीसरा बोला गया फूड की कमी हो गई यहाँ पर, और जो फूड था वो दूषित हो गया। चौथा बोला गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो वायर हैं उनमें लटक लटक कर भी इनको करंट लग लग कर इनकी जान चलेगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो। देखिए यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम आप लोगों से क्या मांगता है कि आप लोग माइंड को शांत रखते हुए उस क्वेश्चन को पढ़े और उसका आंसर दे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बताओ सी। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर एक कि नेचुरल एक्टिविटी से कभी भी कोई भी जो जीव जंतु है नेचर के अंदर में वो रेयरली आप लोग खत्म होता हुआ नजर आएगा अकेला, या तो होंगे तो सब खत्म होंगे उसके आसपास। कैसे थोड़ा ना कि नेचर जो है उसी को पटक पटक के मारेगी। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ही यहाँ पर एक्टिविटी यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यहाँ पर ऐसे हरकतें करती हुई नजर आएगी। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से देखकर इस तरीके से पूछ जाएंगे, कोई स्टेटमेंट ऐसी छोटी सी डाल देंगे, उन्हें कहते टक देने से छू के निकल गई, तो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा। टोटल वल्चर की जो स्पीसीज हैं वो लगभग 22 है इंडिया के अंदर में, उसमें से 9 स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वल्चर की, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर खत्म भी हुई। हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है यहाँ पर 1972 का, उसकी वजह से यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिलती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर इसका सी हो गया। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके अंदर में कई सारी चीजें एक साथ इंक्लूड की गई है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों को पढ़ाया ना गया हो। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। इंडिया के अंदर इनिशिएटिव है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं उसमें से कुछ इनिशिएटिव आप लोगों के सामने हैं, अटेम्प्ट करिए। पहला बोला गया लोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक जो मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द जो फेम सेकंड यहाँ पर लाएगी। दूसरा बोला गया यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा रिलीज की जाती है ड्राफ्ट जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी देश के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तीसरा बोला गया PLI स्कीम। कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, पर लेकिन जब रेगुलर आप लोग पढ़ाई करते हो तो ये आप लोगों की चीजें याद होने लगती हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा।
बाकी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके। सही आंसर यहां पर देखने को मिलेगा वो क्या है? डी, सारी की सारी सही है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जब फेम स्कीम लेकर आई गई थी तो इसका बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि हमारी कंट्री में हाइब्रिडाइजेशन किया जा सके, यानी कि बैटरी के साथ साथ में ऐसे व्हीकल को यहां पर लाया जा सके जिसमें आसानी से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि डीजल पेट्रोल भी यहां पर काम कर सके। ठीक है, तो ये सिस्टम आप लोगों ने यहां पर देखा, तो इसके चलते कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर इस स्कीम के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए बेसिक कुछ बातें आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, फेम का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता है क्या? इसको बोलते हैं क्या? बताओ, चलो वीडियो को पॉज करके फिर देखना। ठीक है, बोलते हैं फास्टर अडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में जो पीएलआई है, ये मैंने पूरा टॉपिक आप लोग कवर किया था, जिसको प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव बोलते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में लिंक कर उसको इंसेंटिव देना, इनकी छूट देना, जिसको नॉर्मली आप लोग सब्सिडी भी बोल देते हो। ठीक है, तो उस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी टेस्टिंग के स्टैंडर्ड में भी अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि बैटरी एक तरीके से यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है। अगर बैटरी अच्छी नहीं होगी कोई भी इनको नहीं लेगा। पता चला घर से लेकर चले और गली नुक्कड़ चौराहे पर जाकर बैटरी डाउन हो गई और रुक गई वहां पर गाड़ी। ठीक है, तो कोई भी लोग नहीं लेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तो सस्ती होनी चाहिए, दूसरा इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। बैटरी कम से कम 400-500 किलोमीटर चले आराम से, वो ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारी अलग अलग अपग्रेडेशन इसके अंदर किए जा रहे हैं ताकि डीजल और पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके, और इसके ऊपर डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम हम लोग करेंगे उतना ही पेट्रोल और डीजल जो बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं वो कम होगा, अपने ही देश में व्यापार बढ़ेगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। ओके, ऐसा क्वेश्चन है कई बार डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं और पता भी होना चाहिए। तो ऐसे शब्द हैं बेसिकली, इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके अंदर क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, या यहाँ पर रिवर्स पोजीशन विद IMF। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, सारे के सारे यहाँ पर सही है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, पहले भी डायरेक्ट होते हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, इसी से सटा हुआ एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो बोला गया उस बास्केट के अंदर में, जो कि किसके द्वारा मेंटेन किया था? IMF के द्वारा। तो बोला गया है क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट में बोला गया है कि आप लोगों को ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी करेंसी आती है। रशिया की रूबेल आती है, यूरोपियन यूनियन की यूरो आती है, जापान की येन, या फिर चाइना की युआन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर बी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई कौन सा है। तो 2 3 4 आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रशिया की रूबेल आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। यूएसए का डॉलर, यूरो हो गया, जापान की येन हो गई, चाइनीज युआन और ब्रिटिश पाउंड, ये करेंसी है। और चाइना की करेंसी अभी रिसेंटली ऐड की गई, किस साल में ऐड की गई है ये आप लोग बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है स्टेटमेंट देकर, इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर देना। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बेसिकली बात कर रहा है कुछ कंट्री के बारे में और उनके बीच में लाइन है उसको डिवाइड करने वाली। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्री इसकी वजह से न्यूज में रहती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडेड लाइन है, बताइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ये आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जो शेयर कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। 38 पैरेलल जो है बोला जा रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। 49 पैरेलल यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है। 17 पैरेलल चाइना और वियतनाम को डिवाइड करती है। कौन सा पेयर करेक्ट है? ओनली 1 पेयर, ओनली 2, ऑल 3, नन ऑफ द अबोव। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा बन जाएगा, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ये 38 पैरेलल जो है वो बिल्कुल सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ये आप लोगों को बोला गया यहाँ पर चाइना और वियतनाम के बीच में 17th पैरेलल। हालांकि ये चाइना और वियतनाम नहीं है, ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। 49th पैरेलल बोला गया यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में यहाँ पर 49th पैरेलल, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बेसिकली स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर आप लोगों को इनकरेक्ट नजर आएगी। ठीक है, इनकरेक्ट नजर आएगी, जी हाँ इनकरेक्ट नजर आएगी। ठीक बोला क्या, बताइए? ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सी के बीच में है और पूछा क्या गया है ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ओनली 1 पेयर आप लोगों को इनकरेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है,
तो आंसर इसका ए हो गया। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, याद रखिएगा। यहाँ पर 49 पैरेलल कनाडा और यूएसए के बीच में है, 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 38 पैरेलल इंडिया और बेसिकली चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। ये 3 लाइन आप लोगों को बतानी है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायती राज सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी। तो ये सारी की सारी कमेटी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इनमें से सारी की सारी कमेटी जो है वो पंचायती राज सिस्टम से कनेक्टेड है। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि संवैधानिक दर्जा कौन सी पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा बोला गया था कि पंचायत को दे देना चाहिए। तो वो आंसर आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है? आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, एलएम सिंघवी साहब। रीजन क्या है? रीजन आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जब भी आप लोग जाते हैं डीपीएसपी के अंदर में आप लोगों को पार्ट 4 देखने को मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक यहां पर आते हैं। इसके अंदर में एक आर्टिकल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 14, गांधीयन प्रिंसिपल। उसके अंदर बेसिकली बोला गया कि देश के अंदर में पंचायत जो होनी चाहिए उनके हाथ में पावर होनी चाहिए, और वहीं से इंस्पिरेशन लेकर हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम लाया गया। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन किया गया। ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो आज की डेट में पंचायत जो है वो संविधान के अंदर लिखा हुआ है पंचायत के बारे में। ओरिजिनली हमारे संविधान के अंदर में पंचायत के बारे में नहीं लिखा हुआ था, ये याद रखिएगा। पंचायत नहीं थी मतलब, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाद में उनको ऐड किया गया, ओरिजिनली नहीं थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, किस ईयर में संविधान संशोधन किया गया, ये आप लोगों को बताना है। पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं, काफी डिटेल में डिस्कस किया था पंचायती राज सिस्टम। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा इसके बाद में, कोई भी क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो, तो अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट तो कर देते हैं, पर लेकिन उसके अंदर में क्या क्या दिक्कत आती है वो नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जैसा आप लोगों ने देखा होगा पॉलिथीन लाई गई, उस टाइम पर बहुत जोरों शोरों से उसका प्रचार प्रसार किया गया। भाई साहब इतना सस्ता प्रोडक्ट है, खराब भी नहीं होता, बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं, गलता भी नहीं है, इसमें पानी भी डाल के ले जा सकता है, दूध भी डाल सकते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। पर अतकी इतनी हो गई कि आज के दिन में उसी को हम लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए प्रचार चला रहे हैं, भाई साहब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा प्लांट ढिमकाना। ऐसे यहाँ पर सोलर एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस हैं। तो कौन से चैलेंज करेक्ट है ये बताना है। ये हैविली डिपेंडेंट है, इंपोर्ट बाहर से खरीद कर लेकर आना पड़ता है। रॉ मटेरियल सप्लाई के बारे में भी अगर बात करें, कच्चे मूल की आपूर्ति देखने को मिलेगी। इन जो इफिशिएंसी देखने को मिलेगी, सोलर पैनल जो सेल है, और इश्यू रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर नजर आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बेसिकली आंसर राइटिंग के क्वेश्चन होते हैं, हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सोलर एनर्जी के बारे में एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, बोला गया अटल ज्योति योजना, नेशनल सोलर मिशन या फिर यहाँ पर सृष्टि। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? इससे रिलेटेड इनिशिएटिव सोलर एनर्जी से 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कई सारे इनिशिएटिव है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर डी है। ये सारे के सारे इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये न्यूज में काफी ज्यादा स्कीम रही, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ था, इस स्कीम में प्रमोशन में इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि इसके अंदर पैसा खर्च करने के लिए नहीं बचा। तो बहुत ज्यादा न्यूज में थी यहाँ पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको देखता है। इसी के साथ में फाइनेंस यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इससे एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि सारे मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये बताना है। 1 2 3 2 3 4 1 3 1 2 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्कीम आप लोगों से पूछी जा सकती है बहुत ही आराम से। तो क्या आंसर यहाँ पर सही है ये बताना है। सी आंसर यहाँ पर सही है, 1 2 4, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही है अगर रियलिटी में देखा जाए तो। देखिए अगर ध्यान रखें यहाँ पर हेल्थ नहीं, सॉरी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में वो सारी बातें और एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर जाने, लॉन्च की गई थी 2015 में यहाँ पर, ताकि चाइल्ड सेक्स रेशो जो है उसको इंप्रूव किया जा सके। 3 मिनिस्ट्री एक साथ में आई, और यहाँ पर बहुत सारे काम इनको, लड़कियों को जो सिचुएशन है उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर किए गए।
तो आंसर सी है। कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो डायरेक्ट इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है जानेंगे ढंग से। बात की जा रही है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? बोला गया फर्स्ट जो ये मीटिंग देखने को मिली थी वो यहाँ पर बेसिकली किसके अंदर में, ये याद रखिएगा डेकिंग यहाँ पर पर्टिकुलर यूएसए के अंदर में 2018 में यहाँ पर ये देखने को मिली थी। यूनाइटेड नेशन नेशनल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है। सेकंड जो अभी इसकी मीटिंग देखने को मिली उसकी थीम थी जियो स्पेशल, बेसिकली जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। सही क्या है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। सही सुनिएगा यहाँ पर अच्छे से, बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक बार अटेम्प्ट कर लो। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि दो स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? ये जो मीटिंग है यहाँ पर पहली चाइना के अंदर में हुई थी, ना कि यूएसए के अंदर में। दूसरी मीटिंग जो हो रही है वो 4 साल बाद इंडिया के अंदर में हुई अभी यहाँ पर, यानी कि पहली मीटिंग तो यहाँ पर चाइना के अंदर में हुई, दूसरी 4 साल बाद इंडिया के अंदर हुई, और जब यहाँ पर 4 साल बाद फिर से 2026 में मीटिंग होगी तो वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर में हुई और इसकी जो थीम थी वो था इट इज जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इसकी थीम थी। तो याद रखिएगा सेकंड समिट जो है वो इंडिया के अंदर हुई, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर कि जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट्री में, रियल इस्टेट में, इकोलॉजी या ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर इन सब एरिया में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सही आंसर क्या है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सारे इसके इस्तेमाल है। आंसर यहाँ पर डी हो गया। सारे के सारे इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। तो आंसर लिखने के लिए भी एप्लीकेशन आप लोगों से पूछ लेना कोई, तो भी आप लोगों को कंफ्यूज आना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, ठीक है। मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि एसएलवी में ऑल सॉलिड है, एएसएलवी में यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड है, पीएसएलवी में सॉलिड और लिक्विड है, जीएसएलवी में सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक है। तो 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, फिर ऑल ऑफ द पेयर सही है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको मैच करना आप लोग देखते हैं यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बता रखा है ऑल सॉलिड एसएलवी, यानी कि एसएलवी बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसके अंदर भी ऑल सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड क्रायोजेनिक सॉलिड, ठीक है। आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है, लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर सामान को लाने और ले जाने का फोकस रहता है, तो इससे रिलेटेड कौन सी इनिशिएटिव है? पीएम गति शक्ति स्कीम, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, सागरमाला प्रोजेक्ट या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करके आंसर देना। सही आंसर है यहाँ पर डी। तो याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। सारे के सारे यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए, और हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की गई इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता और थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर की डायमेंशन क्या है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जब प्रस्तुत किया जाता है। इफिशिएंसी होनी चाहिए क्लियरेंस में, एबिलिटी होना चाहिए ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कंसाइनमेंट, जो भी आप लोगों का सामान है कहाँ पहुंच गया, ईज होना चाहिए अरेंजिंग और कॉम्पिटिटिवली यहाँ पर प्राइस होना चाहिए, कॉम्पिटेंस, इसी के साथ में यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ द लॉजिस्टिक सर्विस। सही आंसर क्या है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। फिर से कहता हूं ढंग से पढ़नी स्टेटमेंट वरना गलत हो जाएगी। सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी की चीज यहाँ पर ज्यादा चलती है, ना कि क्वांटिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं टॉपिक कवर करता हूँ तो उसके एक ही टॉपिक के अंदर में दुनिया भर की चीजें आप लोग की कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक करो उसको ऐसे कवर करो, क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी जो भी आएगा वो देखेंगे पर यहाँ से तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे चीजें तैयार करनी है, ओके। तो आंसर क्या हो गया? ए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, रिकमेंडेशन जो दी जाती है यहाँ पर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में कौन सा कमिटी यहाँ पर देती है? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं, यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्टर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या है? 1 2, 2 3, 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये आप लोगों को बताना है। प्रेसिडेंट दे रखा है यहाँ पर, याद रखिएगा। सही आंसर क्या है? ए है। प्रेसिडेंट नहीं होते यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं बेसिकली जो नॉमिनेट करते हैं और उसके बेस पर यहाँ पर ये कमेटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी था यहाँ पर ये।
तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था हमारे देश में, ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। रीअपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, तो आंसर ए हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है किसी भी तरीके से, आंसर सही होना चाहिए एग्जाम के अंदर। ओके, कैसा लगा आज का डिस्कशन? टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही हुए और उसको कितना मार्क्स मिले, आप लोग ये जरूर बताएगा। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।